हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ग्रामर, नहीं, जिसमें सिंथेसिस पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमने पूरा पढ़ लिया बेटा, आ गया समझ पक्का। तो आपको सलाह देते हैं बेटा, आप अपनी किताब खोल लो, सिंपल जितने भी वाक्य आपको मिलें उनको करिए। अगर प्रॉब्लम कुछ में आती, वैसे जनरली आप बना लोगे अगर पढ़े हो पाठक से, तो निश्चित है कि आप बना लोगे बेटा, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी है ही नहीं। तो सारे वाक्य आप करें। अगर किसी वाक्य में संदेह है तो उसको आप तुरंत जो है व्हाट्सएप पे करिए, हम आपको जवाब देंगे। जैसे अभी एक लड़का कर रहा था एक्सरसाइज, उसमें एक सेंटेंस था, क्या था सेंटेंस देख लो। सेंटेंस था ए वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, शी वाज ओल्ड। और तीसरा वाक्य है शी हैड ए स्टिक इन हर हैंड। उसने जो बनाया दिमाग से बनाया, लेकिन उसका वाक्य गलत हो गया, ठीक है। उसने भेजा पाठक के पास व्हाट्सएप पर कि सर जी इसका हमने जो सही बनाया क्या, तो हमने कहा नहीं बेटा गलत है। देखो बेटा बहुत सरल सी बात है, ए वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। शी वाज ओल्ड, यह वाक्य किसकी विशेषता बेटा, वुमेन की। तो बताया था ना, अंडरलाइन कर दिया। सी वाज काट दो, बचा क्या, ओल्ड। ओल्ड का कर्ता कौन है, सी। सी कहाँ लगाओ, सी कौन है, वुमेन है, तो वुमेन के ठीक पहले ओल्ड लगा दिया। ओल्ड लगा दिया, लेकिन ओल्ड लगाने के बाद यहाँ ए होगा एन होगा। उसने गलती की थी, एन नहीं लगाया था, पहले गलती थी। एन ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, एक वाक्य हो गया। अब इसमें यह जोड़ना है, तो ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो बोर्ड परीक्षा में ये थोड़े लिख के आएगा कि हम एडजेक्टिव्स पूछ रहे हैं। वहां तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि उन 8 में से कौन सा नियम लगेगा। तो अभी एक पॉइंट पढ़ा बेटा, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जर्न। तो बताया था कर्ता हैव तक भैरव घाट, हैव यही है ना, लगा दो विथ, पढ़ो बेटा बन गया। एन, अब इसको काट दो, एन ओल्ड वुमन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड विथ ए स्टिक इन हर हैंड। हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि आप सारे वाक्य उसने सही बनाए, केवल यह वाक्य उसको डिस्प्यूट कर रहा था। तो हमने कहा कि इसी प्रकार से आप लोग भी पूरी एक्सरसाइज करें और जो प्रॉब्लम हो उसको टिक करके हमारे पास भेज दें, तो हम एक दिन उसका एक एपिसोड बनाकर आप सबको समझा देंगे, ठीक है। वैसे बहुत ही कम वाक्य होंगे जो आपको नहीं आएंगे, अगर आपने पाठक से पूरा पढ़ा है तो। क्लियर बेटा। तो देखो बेटा, हमने आपको तीर चलाना सिखा दिया। अब वह तीर कितनी तेज गति से आप चलाओगे यह आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड होता है बेटा। हमारी बात सुनो, तो ये करना बेटा। नहीं अरे यार इस समय छुट्टियां चल रही हैं, कूलर के सामने बैठ जाओ, बहुत से घरों में तो एसी लगा होगा, तो एसी में बैठ जाओ, अपना चौकस करते रहो, क्या प्रॉब्लम है, बाहर निकलना नहीं है। बात समझ रहे हो हमारी बात। अब सिंपल सेंटेंस हमने पूरा पढ़ लिया, तो आपको सलाह देते हैं कि सारी एक्सरसाइज आप सिंपल वाली कर डालें, ठीक है। जितने बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं सब कर डालो। अगर कोई दिमाग में भ्रम हो कि नहीं ये हमारा यार गलत है, तो उसको जो है तुरंत भेजो, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूचना यह है कि हमारा कंपटीशन का बैच शुरू हो गया। आपको सलाह देते हैं कि अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हो
तो सुबह 9 बजे से आता है बेटा ऑनलाइन, बिल्कुल, यानी जैसे आप कक्षा में सामने बैठे हो उसी ढंग से आप उस समय प्रश्न भी कर सकते हो, हम आपको सारे जवाब देंगे बेटा। आपको ये बताते हैं बेटा कि जितने साथी हैं, दोस्त हैं, आप खुद तैयारी करना चाहते हो उसको भी पढ़ो, मजबूती आएगी बेटा, विषय मजबूत होगा। हम क्या सिखा रहे हैं, ये थोड़ी सिखा रहे हैं कि मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट बट जेब में पैसा नहीं था, ऐसा ना कहना पड़े। जब आपको ग्रामर आती है तो आप जब अंग्रेजी बोलें सीधे अंग्रेजी बोलें। आज का फैशन क्या हो गया बेटा, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी पढ़ने से आप विद्वान नहीं कहलाओगे बेटा। अंग्रेजी बोलो तो मोदी की तरह अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो तो ऐसा बोलो कि दुनिया सलाम करे, इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, तब आप विद्वान बनोगे, तब आप अपने जीवन में कुछ करना चाहोगे तो करोगे। फर्स्ट पेपर भी हम पढ़ाते हैं बेटा, कोई चैप्टर छोड़ नहीं रहे बेटा, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं। क्लियर भी हो रहा होगा जो लड़के पढ़ रहे हैं, हमारी बात समझ ना। अब जाए जो नहीं पढ़ रहे हैं तो बताइए क्या। एक चीज बताए बेटा, गुरु भी बहुत बड़े भाग्य से मिलता है बेटा। गुरु जो है, सच्चा गुरु बहुत भाग्य से मिलता है बेटा। पढ़ाने वाले सभी हैं, सभी आपको पढ़ाते भी होंगे, गुरु हैं, वहाँ पे गुरुजन हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा गुरु जो है वह अपने विद्यार्थी के विकास तक कभी आराम नहीं करता। तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आगे आज पढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जल्दीबाजी नहीं, यह अध्ययन है बेटा एक तपस्या। वह तपस्या आप लगन से करते हो तो ईश्वरत्व प्राप्त होता है। ईश्वरत्व माने ईश्वर नहीं, महानता प्राप्त होती है। और हमारे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है बेटा, ईश्वरत्व प्राप्त करना। गॉडहुड इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व ही मानव जीवन का मुख्य मकसद है। तो झट से जो है ईश्वरत्व आ जाएगा क्या, जिस क्षेत्र में आप घुसो, जिस क्षेत्र में आप प्रवेश करो, परिश्रम करना पड़ेगा और वह परिश्रम आपको अस्थायित्व देगा, आपको टैलेंट देगा और वह टैलेंट आपको निखार कर सफलता की चोटी पर ले जाएगी। तो देखो आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जटिल वाक्य लिख लो। 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को हम जटिलता से जोड़ेंगे। जैसे आप ये डस्टर देख रहे हो बेटा, इसमें 2 चीजें लगी, यह प्लास्टिक और यह डस्टर, यह दोनों बहुत जटिलता से आपस में जुड़े। लेकिन अगर डस्टर को इस प्लास्टिक से अलग करना चाहो तो डस्टर का कुछ रेशा प्लास्टिक में लगा रहेगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि 2 वाक्य होंगे, देखो 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को हम जोड़ देंगे, बहुत घनिष्ठता से जोड़ेंगे बेटा। जुड़ गए? जुड़ने के बाद यानी कि ये 2 वाक्य हैं, 2 वर्ब ऐसे बनी रहेंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ो ना, तो इसमें ये दोनों वाक्य हैं, दोनों ऐसे जुड़ गए, ये 2 वर्ब ऐसे बनी रहेंगी। और जोड़ने के बाद अगर दोनों को आप अलग अलग करना चाहोगे तो एक का रेशा कुछ न कुछ भाग दूसरे में लगा रहेगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हमारी बात सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती बेटा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की।
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। यहां ब्रैकेट में लिख लो, कलम कागज है ना, ब्रैकेट में आश्रित संयोजक, आश्रित संयोजक। अरे सबऑर्डिनेट माने आश्रित और कंजंक्शन माने संयोजक। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्य को सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है बेटा। सब ऑर्डिनेट क्लॉज माने होता है बेटा आश्रित उपवाक्य। क्या कहा जाता है? आश्रित उपवाक्य। यहां लिख लो ब्रैकेट में, आश्रित उपवाक्य क्या है बेटा? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा, मतलब डिपेंड रहेगा। अगर मेन वाक्य को आप हटा दो तो दूसरा वाला बेकार हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या गया? यहां लिख लो बेटा, संज्ञा। नाउन माने संज्ञा, क्लॉज माने उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लॉज माने लिख लो बेटा विशेषण उपवाक्य। और एडवर्ब क्लॉज का अर्थ होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इतना क्लियर? पूछें, बताया बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने समझ गए कि नहीं? जटिलता से जुड़ते हैं, बहुत घनिष्ठता से दो वाक्य जुड़ते हैं। लिख लिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है बेटा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, आश्रित संयोजक की। आश्रित संयोजक से जुड़ने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज माने आश्रित उपवाक्य। यह सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार से बनती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों क्लॉजों से जिन 2 वाक्य को हम कंबाइन करेंगे उसे कहा जाता है क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपकी परीक्षा में यह नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज लिख कर नहीं आएगा, वहां 2 वाक्य लिखे रहेंगे और कहा जाएगा क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स। तो कौन वाक्य नाउन क्लॉज से बनेगा, कौन वाक्य एडजेक्टिव क्लॉज से बनेगा, कौन वाक्य एडवर्ब क्लॉज से जुड़ेगा, यह आपको अभ्यास पे डिपेंड है। यही तो विद्वता है, यही तो सीखना है ना बेटा। तो अर्थ समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने क्या लिखा? जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट क्लॉज माने बोलो आश्रित संयोजक। सबऑर्डिनेट क्लॉज माने क्या वर्ड? आश्रित उपवाक्य। नाउन क्लॉज का संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों क्लॉजों से जिन 2 वाक्य को हम लोग कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। इतना समझ गया? पक्का? तो अब बताइए आज क्या पढ़ा जाए? अब ये पन्ना छोड़ दो, दूसरे पन्ने पर क्या पढ़ा जाए? बोलो बोलो। नाउन क्लॉज दूसरे पन्ने पर ऊपर लिखो बेटा, वो पन्ना बिल्कुल छोड़ दो। दूसरे पन्ने पर हेडिंग डाली क्या? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज माने क्या होता है बेटा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है? कुछ पूछेंगे, बताओगे? हाँ पूछें? अच्छा ईमानदारी से बताओ, नाउन कितने प्रकार का होता है? अरे कुछ सीखना चाहोगे कि सीधे पढ़ाएं? बताइए। बेईमानी से पढ़ाएं? नहीं ना, तब आपको ज्ञान नहीं होगा।
पहले एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, तब जाकर के आपको ज्ञान होगा बेटा। बताइए बेटा, नाउन क्लास, न सॉरी छोड़ो भाई, ना क्लास छोड़ो, पहले आप बताएं नाउन कितने प्रकार का होता है? सबको मालूम है कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। बात पक्की? अच्छा बताओ बेटा, किसी भी नाउन को, कोई भी नाउन है, उसे अंग्रेजी व्याकरण में आप कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो? प्रश्न नंबर दूसरा है क्या? नाउन कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कोई भी नाउन अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, यह प्रश्न है। 2 ढंग से, 7 ढंग से? नहीं, नहीं, जवाब सही नहीं है। मालूम नहीं इसका मतलब? तो जानना चाहिए ना बेटा, कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। अरे यार, इंटर में हो अब तो आपको ज्ञान बढ़ना चाहिए ना। तो नाउन 5 प्रकार का होता है बेटा, और अंग्रेजी व्याकरण में यह 5 ढंग से इस्तेमाल होता है बेटा। कितने ढंग से? 5 ढंग से। अभी हम नाउन क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको यह सिखा रहे हैं कि नाउन को हम अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? 5 ढंग से। ठीक है, तो जानना चाहोगे कैसे कैसे? गुड। अच्छा बताओ बेटा, राम नाउन है कि नहीं है? कौन सा नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन। अरे हमने कहा कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी नाउन। तो राम नाउन है ना? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। राम को आप अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो बेटा? 5 ढंग से। वह अब आपको सिखाने जा रहा है। देखिए बेटा, ये कहा बेटा, अभी नाउन क्लास नहीं पढ़े, अभी आपको पढ़ा रहे हैं कि नाउन का प्रयोग हम अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से कर सकते हैं। राम हेल्प्ड मी, यह वाक्य है बेटा। इस वाक्य में बताइए राम क्या है? सब्जेक्ट है यार। किसका सब्जेक्ट है? हेल्प का। अरे क्रिया का सब्जेक्ट होता है ना। तो राम हेल्प्ड मी में राम किसका काम करा बेटा? सब्जेक्ट का काम करा। सब्जेक्ट किसका है? वर्ब का। तो नाम इसको दोगे क्या बेटा? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। यानी कि इस समय राम की पोजीशन क्या है? किसी वर्ब के कर्ता के रूप में राम का इस्तेमाल किया गया। आई हेल्प्ड राम। इस वाक्य में राम क्या है बेटा? मालूम होगा, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है बेटा? हेल्प का। अरे ऑब्जेक्ट बाद लिखा जाता है ना, जिसके बाद लिखा जाता है उसी का ऑब्जेक्ट होता है। तो हेल्प क्या है? वर्ब है। तो इसको जब व्याकरण में नाम दोगे तो क्या होगा? राम की पोजीशन, राम की पोजीशन सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। देखो राम को 2 ढंग से इस्तेमाल किया। पहले वाले वाक्य में राम क्या बना? सब्जेक्ट। दूसरे वाले वाक्य में राम क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। से कहा इट इज राम। इस वाक्य में राम क्या है? यह समझना बेटा। देखिए बेटा, वाक्य किसकी मदद से बनते हैं? कर्ता और क्रिया की मदद से बनते हैं। तो इसमें इट कर्ता है, इज क्रिया। तो इट इज कहीं लिखा है तो यह वाक्य पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। जैसे हमने राम लगा दिया वाक्य क्या हो गया? पूरा हो गया। तो यह राम जो है किसका काम कर रहा है बेटा?
पूरक का काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है। तो पूरक का काम किसको पूरा कर रहा है? इज को। तो क्या नाम दो बेटा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। इस वाक्य में राम जो है इज का पूरक है, कर्ता क्रिया तो लिखा है लेकिन वाक्य पूरा नहीं है, राम लगा दिया तो वाक्य पूरा हो गया। तो इस समय राम किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, जैसे कहा ही सेड टू राम, इस वाक्य में राम क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है यार, क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसी की बात है तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसका है? टू का ऑब्जेक्ट, टू का ऑब्जेक्ट है। अब बताइए टू क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। तो किसका ऑब्जेक्ट हुआ? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो बताइए नाम क्या दोगे? ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। इस वाक्य में राम किसका काम किया बेटा? ऑब्जेक्ट का काम किया, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है, वर्ब के बाद आया। यहां किसके बाद आया बेटा? टू के बाद, और टू क्या है? प्रेपोजिशन है। तो नाम क्या दोगे? ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। पक्का? जैसे कहा बेटा राम नहीं, माई सन कामा राम कामा इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। बताइए बेटा इस वाक्य में राम क्या है? पढ़ा चुके, सिंपल सेंटेंस याद करो। कोलंबस कामा एन इटालियन कामा डिस्कवर्ड अमेरिका। याद आया? रविन्द्रनाथ टैगोर कामा ए ग्रेट बंगाली पोएट कामा रोट द गीतांजलि। याद है? तो इस समय यह जो राम है किसका काम कर रहा है? केस इन अपोजिशन का। याद होगा नाउन आर केस इन पोजिशन। अरे सिंपल सेंटेंस यार। तो माई सन कहो चाहे राम कहो, दोनों एक ही चीज है। तो केस इन पोजिशन हुआ ना, तो इसको राम की पोजिशन यहां पर क्या होगा? केस इन अपोजिशन। तो हमने आपको बताया बेटा राम की पोजिशन। राम क्या है? नाउन है। राम एक नाउन है ना। तो अब इस राम का इस्तेमाल हमने अंग्रेजी व्याकरण में कितना किया? 5 ढंग से। इस वाक्य में राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इस वाक्य में राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में राम क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। इस वाक्य में राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का। इस वाक्य में राम क्या हो गया? केस इन पोजिशन। केस इन पोजिशन तो पढ़ा चुके ना। तो राम नाउन है, इसका हमने अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से इस्तेमाल किया? 5 ढंग से। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, केस एंड अपोजिशन। तो राम एक नाउन है, इसका हमने अंग्रेजी व्याकरण में 5 ढंग से इस्तेमाल किया। तो पढ़ने क्या जा रहे हो? नाउन क्लॉज। तो नाउन, जो काम नाउन का है वही काम नाउन क्लॉज का है। जो काम नाउन का है वही काम किसका है? नाउन क्लॉज का है। तो अगर आप नाउन का प्रयोग 5 ढंग से कर सकते हो तो नाउन क्लॉज का प्रयोग भी अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से किया जा सकता है बेटा? 5 ढंग से किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, केस एंड अपोजिशन। यानी कि जहां जहां राम लिखा है यहां हम एक वाक्य लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। पक्का? इतना समझ आ गया? इसको नोट कर लो। अभी आपको पढ़ा नहीं, भी आपको बताया कि राम नाउन है, उसका हम 5 ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जो काम नाउन का है वही काम नाउन क्लास का है। तो नाउन क्लास भी अंग्रेजी व्याकरण में 5 ढंग से इस्तेमाल की जा सकती है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के रूप में और केसन अपोजिशन के रूप में। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? शुरू करें? पक्का? क्या सीखा आपने कि नाउन क्लास का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी व्याकरण में कितने ढंग से करेंगे? 5। अच्छा ईमानदार से बताओ, मालूम था इसके पहले? तो ऐसा नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं जानकारी होंगी, वही तो हमको बताना है, यही तो पढ़ाई है। अब इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया, अभी तो नहीं पूछा जा रहा है, आगे पूछा जाएगा। इंटरव्यू नहीं, तुम्हारे कंपटीशन में पूछा जाएगा कि नाउन क्लास का प्रयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है। वहां गिनती लिखी रहेगी, 3 ढंग से, 2 ढंग से, 5 ढंग से, 7 ढंग से। तो जब आपको मालूम होगा तभी तो आप बताओगे। ये पाठक खुद ही प्रश्न उतार रहे हैं, भविष्य वाले प्रश्न ऐसे बनेंगे, यानी जब तुम कंपटीशन देने जाओगे तो इसी प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो लड़के को मलबा नहीं है, वो 7 और 3 में लगा के आएगा, जबकि कितने ढंग से इस्तेमाल होगा? 5 ढंग से। क्लियर? अरे स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। जब कोई नाउन 5 ढंग से इस्तेमाल हो सकता है तो जो काम नाउन का है वही काम नाउन क्लास का है, तो नाउन क्लास भी 5 ढंग से इस्तेमाल होगी। साफ साफ बात। पक्का? नोट कर लिया? अब ये पन्ना छोड़ दो, दूसरे पन्ने पर फिर लिखो। ऊपर नया पन्ना होना चाहिए बिल्कुल। ये क्यों बोलते हो पन्ना वन्ना? इसलिए इसी ढंग से हम कक्षा में पढ़ाते बेटा। तो अब तीसरा पन्ना लग रहा है, ऊपर लिख दिया नाउन क्लास। अब ये नाउन क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, लिख लिया? अब एक लड़का जो दिमाग की खड़ा होगा पूछेगा, गुरुजी का दाव क्या? हमने कहा है। उसने कहा गुरुजी लर्न, तो पहले आप ये बताओ कि कैसे हम जानेंगे कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नाउन क्लास ही लगेगी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नाउन क्लास ही लगेगी। इसको लर्न तो गुरुजी हम कैसे जानेंगे, पहले ये समझाइए। तो गुरुजी ने कहा लर्न तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ये पढ़ाई नहीं बेटा, उसको समझाना पड़ेगा। जानना चाहोगे तो लिख लो बेटा पहचान, यानी कब यह नियम लगेगा? पहचान लिखो, बोले लिखो बेटा। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, के लिए आएगा तो नियम नाउन क्लास का लगेगा। तो नियम किसका लगेगा? नाउन क्लास। पहचान समझ में आ गई? फिर समझो, क्या लिख ही रहे हो कि समझ भी रहे हो यार? कितने वाक्य? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक पूरा वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, तभी आपका यह नियम लगेगा। नोट कर लिया? पक्का? पहचान समझ आ गई? अब जो पढ़ाना है वो हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं बेटा, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो। नाउन क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर बीच में जो हिंदी का कंजंक्शन आएगा वह क से शुरू होगा। जैसे कहते हैं ना, रवि ने मुझे सूचित किया कि पुलिस
गांव में पहुंच गई है। रवि ने मुझे सूचित किया, एक वाक्य। पुलिस गांव में पहुंच गई है, हिंदी मिला बोलो। रवि ने मुझे सूचित किया कि पुलिस गांव में पहुंच गई है। तो बीच में जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या हुआ, किससे शुरू हो रहा है? की, कैसे, की कब, की कहां, की क्यों, की कैसे, की कब। तो यह हिंदी रूपांतर करने पर जो बीच में हिंदी का कंजंक्शन आता है, हिंदी का, वह क शुरू होता है। रवि ने मुझे सूचित किया कि पुलिस गांव पहुंच गई है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने? क ने। हिंदी समझ आ गई? गुड। तो आइए बेटा, अभी कुछ केवल लिखना है बस। भी नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है बेटा? दैट। दैट माने की होता है। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। दैट माने क्या होता है? की। अब देखो, समथिंग, व्हाट में, somehow, हाउ में, लिखते जाओ सब समझाएंगे। somewhere, where, some place, where, sometime, when, some reason, why, somebody, who। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। समथिंग किसमें? व्हाट में। व्हाट का अर्थ होगा यहां पर की क्या। समहाउ, की कैसे। समवेयर, वेयर, की कहां। सम प्लेस, वेयर, की कहां। सम टाइम, वेयर, की कहां। सम टाइम के लिए वैन लगेगा। सम टाइम के लिए क्या लगाओगे? वैन। की कब। सम रीजन, व्हाई, की क्यों। समबडी, हु, की कौन। ये लिखते जाओ, अभी पढ़ाएंगे बाद में, पहले नोट कर लो। नोट कर लिया? अब इसके नीचे लिखो बेटा नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 के आगे लिखो बेटा। नंबर 1 के आगे बोले, नंबर 1 के आगे, यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य, यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है, सहायक क्रिया से शुरू है, तो कंजंक्शन, इफ या वेदर लगाकर, इफ या वेदर लगाकर वाक्य को साधारण कर देते हैं, वाक्य को साधारण कर देते हैं। एक बार फिर लिखो, फिर मिला लो। यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है, तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाकर वाक्य को साधारण कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा लिखा ना, दूसरे के आगे लिखो। यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य, यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य WH शब्द से शुरू है। WH शब्द जानते हो ना, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। यदि नाउन क्लॉज बनने वाला वाक्य WH शब्द से शुरू है, तो उसी WH शब्द को, उसी WH शब्द को कंजंक्शन बनाकर, कंजंक्शन बनाकर बचे हुए वाक्य को,
बचे हुए वाक्य को साधारण कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? साधारण। नोट कर लिया? दैट लिखा। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। समथिंग को व्हाट, सम हाउ को हाउ, समवेयर वेयर, सम प्लेस वेयर, सम टाइम व्हेन, सम रीजन व्हाई, समबडी हु। नंबर 1 आगे लिखा बेटा, यदि नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाकर वाक्य को साधारण कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WS शब्द से शुरू है तो उसी WS शब्द को कंजंक्शन बनाकर बचे हुए वाक्य को क्या कर देंगे? साधारण कर देंगे। नोट कर लिया? अब कॉपी किस किनारे पे प्रोनाउन लिख लो बेटा। इट, दिस, दैट, सो, ये प्रोनाउन है बेटा। इट, दिस, दैट, सो प्रोनाउन के रूप में जब ये आएंगे तब इट, दिस, दैट, सो लिख लिया इतना। आइए अब आपको आ गया। अगर इतना लिख लिया तो 9 दिमाग लगाना, जो भी वाक्य आएंगे आप खटाखट बना लोगे। ठीक है? तो पहले हम 2 वाक्य हवा में जोड़ने जा रहे हैं, आपको आ जाएगा। उसके बाद बताएंगे, परेशान न हो। पहले हवा में कितने वाक्य होंगे बेटा? 2 वाक्य। पहचान लाना, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो प्रोनाउन आपके सामने लिख दिया, नाउन तो बहुत हैं लेकिन प्रोनाउन आपके सामने लिख दिया। ठीक? यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के आएगा। तो अभी नाउन नहीं, अभी क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके सामने लिखा है, ये चारा है। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में चारा मिलेगा। चारा मिला? जहां पर ये चारा मिल जाए अंडरलाइन करके वह पूरा वाक्य छोड़ देना। छोड़ दिया? दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। जिस वाक्य में यह चारा मिला, चारा को अंडरलाइन करके वह पूरा वाक्य छोड़ देना। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। उस दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगा लेना? दैट। लगा दिया, नाउन क्लास बन गई। दैट सहित वह पूरा वाक्य क्या बन गया? नाउन क्लास। अब वह नाउन क्लास फिट कहां करोगे? देखो मित्र, चारा कट और नाउन क्लास फिट, चारा कट और नाउन क्लास फिट, वाक्य पढ़ना बन जाएगा। 9 दिमाग लगाना, वाक्य जुड़ जाएगा। शुरू करें। अब हवा में बार बार ना बनाएं, तुमको कम से कम कुछ समझ में आया ना? देखो बेटा, एक वाक्य हम जोड़ने जा रहे हैं, उसको हम कई ढंग से जोड़ सकते हैं, लेकिन पाठक स्टाइल क्या है? सिखाओ बेटा। इट इज ए फैक्ट, यह एक सच्चाई। इट इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। इट इज ए फैक्ट, यह एक सच्चाई है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो बताइए बेटा, इट क्या है? सन राइजेज इन द ईस्ट, यही तो इट है। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। फैक्ट के लिए भी आप बात बताएंगे। पहले द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज फैक्ट, यह फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है? इट है। तो इट कौन है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दोनों वाक्यों में से यह पूरा वाक्य किसके लिए? इट के लिए। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। छोड़ दिया? दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास का मुख्य कंडीशन क्या होता है? दैट। इसी पहले हमने क्या लगा दिया? इस वाक्य पहले क्या लगा लिया? दैट।
अब दैट सहित यह पूरा वाक्य बना क्या, नाउन क्लास बन गया। अब चारा कट और नाउन क्लास फिट, बड़ा बेटा बन गया। यानी यह इट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां चाहे जहां है वहीं पर वह पूरा वाक्य फिट कर देना, बड़ा बड़ा बन गया। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए फैक्ट, कि सूर्य पूरब में उगता है एक सच्चाई है ना बेटा, आए बात सुना। तो यह बना किससे, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, पक्का नाउन क्लास बन गया। अब इसको हम कई ढंग से बना सकते हैं बेटा। इट इज ए फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ए फैक्ट इज दैट द सन राइजेज इन द, कई ढंग से बन सकता है। लेकिन ये जो पाठक स्टाइल है वो समझ आई ना। जैसे एक और जैसे कहा बेटा, दिस इज माई ओपिनियन, यह मेरी राय। द thief should be sent to jail, चोर को जेल भेज दिया जाए, यह मेरी राय है। मेरी राय यह है, तो यह क्या है, चोर को जेल भेज दिया जाए। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा, दिस के लिए। और दिस क्या है, प्रोनाउन है, देखो ठीक है। यह पूरा वाक्य किसके लिए आया, दिस के लिए। तो अंडरलाइन कर दिया, चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य के पहले कंसन क्या लगाओ, बोलो दैट, बन गई नाउन क्लास। अब यह जो नाउन क्लास बनी इसको फिट कहां करो बेटा, चारा कट और नाउन क्लास फिट, बड़ा बन गया। दैट द thief should be sent to jail is my opinion, ठीक है। और ढंग से बना दो, दूसरे ढंग से बनाते हैं। क्या लिखा बेटा, दिस इज माई ओपिनियन, यह मेरी राय। तो मेरी राय क्या है कि चोर को जेल भेज दिया जाए। तो इसी को हमने बना लिया क्या, नाउन क्लास बना लिया। अब इसको कहां फिट कर सकते हो, माई ओपिनियन के तुरंत बाद। तो यह जब यहां पर लगाओगे, दैट द thief should be sent to jail is my opinion, यह बना सब्जेक्ट टू ए वर्ब से। अरे अभी 5 तरीका बता था ना। दूसरा, दिस इज माई ओपिनियन कामा दैट द thief should be sent to jail, यह किससे बना, केस इन अपोजिशन, पांचवा वाला। अरे यार माई ओपिनियन कहो चाहे ये कहो, दोनों एक ही चीज है। केस इन अपोजिशन बनाओ। अब इसको तीसरे ढंग से बना सकते हैं बेटा ना, कैसे, दिस इज माई ओपिनियन लिखा था, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मैथ पढ़ते हो ना, माई ओपिनियन इज दिस, माई ओपिनियन इज दिस, द thief should be sent to jail। तो यह दिस यहां पे आ गया। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है, दिस के लिए। अब इसको बना लिया नाउन क्लास, नाउन क्लास बना लिया, चारा कट और नाउन क्लास फिट। माई ओपिनियन इज दैट द thief should be sent to jail, यह बना कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। तो एक वाक्य को हमने कितने ढंग से जोड़ा, 3 ढंग से। पहला क्या बना, लिख लो कॉपी पे, दैट द thief should be sent to jail is my opinion, यह पहला बना। दूसरा क्या बना, दिस इज माई ओपिनियन दैट द thief should be sent to jail, कौन से नियम से बना, केस इन अपोजिशन से। फिर तीसरा वाक्य लिखो, लिखा है तुम्हारे सामने, माई ओपिनियन इज दैट द thief should be sent to jail, यह ट्रेनिंग देनी होगी।
यानी कि लकीर के फकीर नहीं बना, एक तरीका नहीं, उसको हम कितने ढंग से जोड़ सकते हैं, मैथ की तरह सीखो कि इतने स्टाइल हम इसमें लगा सकते हैं। हमारी बात समझ ना? तो इस प्रकार से हमने आपको आज शुरुआत कर दी किसकी, नाउन क्लास की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी अगले एपिसोड में सारी बात क्लियर करेंगे। थैंक यू।